हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो में आप सबको ये बताने वाली हूँ कि क्या वो कौन से रीज़न हो सकते हैं जहाँ पर आपको रिजेक्शन रेट आपका बढ़ जाता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये जो रीज़न मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान अगर आप देते हैं बिफोर द एप्लीकेशन स्टार्ट, नॉट एप्लीकेशन करने के बाद, ओके तो आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करने के पहले ही आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान अगर आप देते हैं तो हो सकता है कि आपका जो वीज़ा सक्सेस रेशियो हो वो 99% सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये जो मैं रीज़न जो डिस्कस करने वाली हूँ ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है। ये स्पेशली आप यूरोप के लिए हो सकता है, जिसको शेंजन भी बोल सकते हैं, या फिर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जैसी कंट्रीज़ जहाँ पर रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, आप उस सब के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनकेस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो हम लोग न्यू टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आप तक पहुँच सके। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो हमारा जो पहला रीज़न रहता है वो रहता है आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो अगर हम लोग इस पर डिस्कस करना चाहें तो बोल सकते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स के कॉल्स आते हैं कि उनको ये वीज़ा एप्लीकेशन करना है, वो वीज़ा एप्लीकेशन करना है, बट उनके डॉक्यूमेंट्स कभी कभी बहुत ही मतलब इनकम्प्लीट रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो चेकलिस्ट जनरेट करके दी रहती है एक पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसीज डे, वो मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो नहीं करते हैं। या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है कि आपके पास 3 साल के ITR मांगते हैं तो 2 साल के आप प्रोवाइड करते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कोई लोग सिर्फ 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और भी एक बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि आपका जो पासपोर्ट होता है वो उसमें मिनिमम तीन पेजेस आपको ब्लैंक रखने हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी रिजेक्शन रेट बढ़ सकता है। आपका जो बैंक बैलेंस रहता है, स्पेशली कि कुछ कंट्रीज़ के चेकलिस्ट में ये मेंशन किया रहता है कि आपको इतना बैंक बैलेंस पर एप्लीकेशन के हिसाब से मेंटेन करके रखना है, तो वो मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन में एक रीज़न आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट ये कुछ कॉमन है जो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा रहता है वीज़ा फाइलिंग। अभी वीज़ा फाइलिंग में ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप चाहो तो किसी कंसल्टेंट से एप्लीकेशन करते हो या आप पर्सनली एप्लीकेशन करते हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि किसी भी कंसल्टेंट का इसमें कोई पर्सनली हाथ नहीं रहता कि आपको रिजेक्शन दे दे। ओके, वीज़ा फाइलिंग में क्या होता है कि आपकी जो आइटिनरी रहती है वो आपके एप्लीकेशन के साथ मैच नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी कंट्री में आप कोई जगह घूमने जाना चाहते हो और वो संडे के दिन अगर क्लोज रहती है और आपने आइटिनरी में ये लिखा है कि आप वहाँ पर संडे को विजिट करने वाले हो, तो जो जगह बंद है तो उसकी आइटिनरी कैसे बना सकते हो आप। तो ये एक मेन रीज़न रहता है कि आपने जो आइटिनरी बनाई है वो प्रॉपरली क्रॉस चेक नहीं की हुई है। सेकंड रहता है आपका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली में भी हो सकता है कि उतना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन उसमें आपने 5 स्टार होटल बुकिंग्स दिखाई है जो कि आपके बजट के बाहर रहती है। बजट के बाहर तो भी मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट आपका जो बैलेंस है वो वहाँ पर मैच नहीं हो रहा है कि जैसे आपका अर्निंग कम है और आप 5 स्टार होटल में रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये पॉइंट एम्बेसी के हिसाब से, एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखेंगे वो थोड़ा वीक रहता है। देन उसके बाद रहता है कि आपका जो टिकट रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूके, शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा जैसी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि आपको ओरिजिनल टिकट कंफर्म करना है। आप डमी टिकट्स ही शो कर सकते हैं, बट डमी टिकट्स में भी क्या होता है कि आप ऐसी फ़्लाइट्स चूज़ करते हैं जो आउट ऑफ बजट रहती है, यानी कि आपका बैंक बैलेंस है, आपके अकाउंट में है 3-4 लाख रुपए और आपने दिखाया है 1.5 लाख का सिर्फ फ़्लाइट दिखाई है, तो ये यहाँ पर कहीं पर मिसमैच हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न आपका रिजेक्शन का बन सकता है। इसमें थर्ड रीज़न आता है आपका
अकाउंटिंग के रिलेटेड, अकाउंटिंग यानी कि जिसमें आप आपका बैंक स्टेटमेंट के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं आपके ITR। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है और आज जो ITR आप फाइल करते हैं वो भी बहुत टाइम मिसमैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने ITR फाइल करवाया है 20-25 लाख का, और आपके जो बैंक बैलेंस में जो मनी शो हो रहा है, जो सेविंग अकाउंट आपने दिखाया है उसमें शो हो रहा है आपके 1 से 2 लाख रुपीज़, तो वो वहाँ पर मैच नहीं होता है। अकाउंटिंग में एक मेन पार्ट ये भी आता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर मेरे पास अभी इमीडिएटली कोई अमाउंट नहीं है, और अगर मैं अपने पेरेंट्स से हो सकता है या फ्रेंड से अगर कोई अमाउंट 3-4 लाख इमीडिएटली बिफोर आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसके 1-2 दिन पहले अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसका कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है क्या? तो इस पर मैं सजेशन देना चाहूँगी कि यस, इसका भी इफ़ेक्ट होता है आपके एप्लीकेशन पर, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका सोल्यूशन, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो बिज़नेस, आप चाहो बिज़नेस वीज़ा एप्लीकेशन करते हो या टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करते हो या विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, तो वहाँ पर कोई इंटरव्यू सिस्टम नहीं है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए हमारा सजेशन ये रहता है कि आप मिनिमम आपके जो ट्रांजैक्शन है वो आप 6 मंथ आप कंटिन्यू रखिए, और उसके बाद ही आप वो बैंक बैलेंस आप शो कीजिए। या फिर इन केस अगर आप कोई इमीडिएटली अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है तो वहाँ पर एक आप एफिडेविट आप बना सकते हो, या फिर जिसको बोल सकते हैं आप गिफ्ट डीड बना सकते हो, कि जिसमें आप ये एक्सप्लेन कर सको कि आपने ये अमाउंट किसके थ्रू लिया है, क्यों लिया है, और इसका आप क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप गिफ्ट डीड के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। 4th रीज़न रहता है आपके रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे NOC लेटर या फिर उसको एक्सप्लेनेशन लेटर, या आप बोल सकते हैं कि लीव सैंक्शन लेटर आप कंपनी से अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो ये एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि इन केस अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और उस कंपनी को कोई भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके ट्रैवल के रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर एक रिटर्न लेटर लेना पड़ता है। देन उसके बाद ये भी आता है कि हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम NOC में आपकी कंपनी की तरफ से उस NOC में उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम आप मेंशन करवाइए जहाँ पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ की जो डेट्स है, जो आपकी बुकिंग्स रहती है वो भी आप मेंशन करवाइए, ताकि और भी ट्रांसपेरेंसी आपके केस में बनी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी रहता है कि आप की जो सैलरी स्लिप रहती है वो मिनिमम 3 महीने की तो होनी चाहिए, 3 महीने जो लेटेस्ट 3 महीने होने चाहिए। और उसमें भी अगर आप सपोज़ कैश में लेते हो तो कैश की जो सैलरी है वो एक्चुअली कंसीडर ही नहीं की जाती है किसी भी केस में, चाहे आपको कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करें, नॉर्मल से नॉर्मल सिंगापुर या मलेशिया कहीं पर भी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सैलरी लेते हैं तो वो क्रेडिटेड ही सैलरी होनी चाहिए, वाया आपके बैंक हो या चेक के थ्रू हो। और जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट्स सैलरी स्लिप्स जो है वो अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि फेक सैलरी स्लिप बनवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने दिखाई कुछ मतलब सैलरी स्लिप दिखाई अलग है और आपकी जो बैंक में क्रेडिट हुई है वो अलग है, तो वो भी आपको एक ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर भी मिसमैच कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो वो प्रॉपरली ही आपको करनी होगी। इनकेस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आप वही डॉक्यूमेंट शो करें जो गवर्नमेंट ने वहाँ जहाँ पर आपको अप्रूवल दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप GST पे करते हैं तो आपको GST सर्टिफिकेट ज़रूर लगवाना चाहिए। आपका पुराना जो डॉक्यूमेंट्स रहता है, हो सकता है कि आपका वो शॉप एक्ट हो या सर्टिफिकेट ऑफ कॉपरेशन डॉक्यूमेंट हो, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ करंट अकाउंट का स्टेटमेंट लगाते हैं और कहते हैं कि यही इतना सफिशेंट है। देखिए, किसी भी कंसल्टेंट का काम समझाना होता है, उस पर वो किसी भी कैंडिडेट को फोर्स नहीं कर सकते। हमारी कंपनी का जो सक्सेस रेशियो है वो ऑब्वियसली 99% है, कोई भी हमारा बैकग्राउंड चेक कर सकता है, बट हम लोग वहाँ पर 1% रिजेक्शन भी इसलिए आता है क्योंकि हमने जितने भी लोगों को आज तक कंसल्ट किया है, अगर वो बात प्रॉपरली सुनते हैं, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो उसको 99% वीज़ा मिल जाता है। और जो लोग नहीं सुनते हैं तो उनको रिजेक्शन भी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो कितना % चांसेस आने के हैं और नहीं है। लास्ट पॉइंट है ट्रैवल हिस्ट्री।
अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको किसी भी चेकलिस्ट में, किसी भी वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हो किसी भी कंट्री की जहाँ पर वीज़ा के रिलेटेड कोई टॉपिक्स हो या चेकलिस्ट जो शो की है, आपको ये पॉइंट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया रहेगा कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। ट्रैवल हिस्ट्री अपने आप में ही एक बिग पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग ये सजेशन करते हैं बहुत सारे लोगों को कि आप डायरेक्टली किसी भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोप जैसी कंट्री ट्रैवल ना करें। अगर आप सच में एक जेन्युइन ट्रैवलर है तो आप थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई या फिर हो सकता है श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में आप, या वियतनाम भी हो सकता है, आप ये कंट्रीज़ में आप ट्राई कीजिए ताकि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बने और उसके बेस पर ही आप किसी बड़ी कंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम लोग हमारे कुछ केसेस देखें तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमने फ्रेश पासपोर्ट पर यूके का, यूरोप का वीज़ा लगवा कर दिया है। बट डिपेंड करता है केस टू केस, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वो सब चीज़ें मैटर करती है कि उनका बैकग्राउंड सब क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा सक्सेस रेशियो 100% श्योर हो सकते हैं क्या। तो इसमें हम लोग कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि 99% सक्सेस रेशियो देना किसी भी कंसल्टेंट का काम होता है, बट 1% उसका जो डिसीजन रहता है वो एम्बेसी के हाथ में रहता है। तो कोई भी इसमें 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट का मतलब सुनने में आता है कि इतना लाख रुपये अगर आप पे करते हैं तो आपको 100% सक्सेस दे सकते हैं, बट दिस इज़ अगेन समटाइम्स ऑफ यू कैन से फेक वर्ड। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ आजकल गलत हो चुका है, स्पेशली जब आप बात करते हैं दिल्ली साइड या पंजाब साइड में। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप इसमें कभी भी मत पड़िए। जो जेन्युइन प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपको उसमें रिजेक्शन आता है तो मे भी हो सकता है कि उसके ऊपर वर्कआउट करके हम लोग अच्छा सा अच्छा सक्सेस रेशियो आपको दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल बहुत से ज़्यादा मतलब डायरेक्टली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दें, सब चीज़ें हमारी अच्छी हो, तो उसके बाद भी क्या हमें सक्सेस रेशियो मिलता है। तो ऐसा भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो केस टू केस मैटर करता है। अभी कुछ लोगों का रहता है कि उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, सब चीज़ें अच्छी रहती है, लेकिन उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है या उनका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई उन्होंने, जैसे बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है कि एप्लीकेशन, क्योंकि उन्होंने जब प्रीवियस कंट्री में ट्रैवल किया था तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में उन्होंने प्रॉब्लम की थी, तो वो फिर रीज़न लिख कर आता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई वीज़ा एप्लीकेशन करें तो आप एजेंट के साथ भी ट्रांसपेरेंसी रखें, ताकि वो वीज़ा एप्लीकेशन करते वक्त उस पर एटलीस्ट आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये कुछ टॉप 5 रीज़न्स है जहाँ पर अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपका जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो आपको 99% श्योर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट आज जो मैंने आपके साथ जो टॉप 5 रीज़न शेयर किए हैं वो कॉमन रीज़न होते हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंड इन केस अगर आपको इसके अलावा अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गिव यू सम कुछ ना कुछ आपको एडवाइस उसके ऊपर ज़रूर दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन केस अगर आपको किसी कंट्री के रिलेटेड रिजेक्शन आ रहा है तो आप कुछ 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, अगर कोई इमरजेंसी ट्रैवल नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा वक्त दें और उसके बाद ही वीज़ा एप्लीकेशन करें। ऐसा नहीं है कि आज रिजेक्शन आया और कल ही आप दूसरा फाइल कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और मेनली पर्पस चेंज कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आप पर्पस चेंज करते हो तो वीज़ा ऑफिसर का जो डाउट है वो और बढ़ जाता है कि आप इस, या फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप में जैसे फ्रांस का वीज़ा फ्रांस में डाला एप्लीकेशन, रिजेक्शन आ गया, इसलिए हम लोग अभी स्पेन से ट्राई कर रहे हैं या फिर जर्मनी से ट्राई कर रहे हैं या फिर इटली से ट्राई कर रहे हैं, तो ये रिजेक्शन और बढ़ जाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि रिजेक्शन आना ये एक वीक पॉइंट होता है और इसमें आपके पासपोर्ट भी आपका वीक बनता चला जाता है। इनकेस अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है या अगर आप कुछ और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
और इसी के साथ मैं आपको अभी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। और आई एम श्योर कि इन केस अगर आप कभी भी वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ एक बार ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।